हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th की एसएसटी के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके पहले भी हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है मशीन की हेल्प से बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करना। पहले लोग घर या छोटी वर्कशॉप में हाथ से चीज़ें बनाते थे, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज बनी और मशीन्स ने काम को बहुत फास्ट और इजी बना दिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, फैक्ट्रीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वर्कर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आए, इंडिया पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट हुआ और ब्रिटिश रूल के टाइम इंडियन इंडस्ट्रीज़ का क्या हाल था। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमें बताता है कि दुनिया हैंडमेड प्रोडक्ट से मशीन मेड प्रोडक्ट तक कैसे पहुंची और इसका लोगो और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ। ये सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। Friends, the very first paragraph in 1900, a popular music publisher E.T. Paul produced a music book announcing the dawn of century. इस समय E.T. पॉल नाम के एक फेमस म्यूज़िक पब्लिशर ने एक म्यूज़िक बुक पब्लिश की थी। उस बुक के कवर पर लिखा था डॉन ऑफ द सेंचुरी, जिसका मतलब था नई सदी की शुरुआत। उस टाइम लोगों को लग रहा था कि 20th सेंचुरी एक नए युग की शुरुआत है, जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को कम्प्लीटली बदल देंगे। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी इन द पिक्चर के बीच में एक लेडी गॉडेस लाइक फिगर दिखाई गई हैं। इस लेडी को एंजल ऑफ प्रोग्रेस बोला गया है। इसका मतलब है ये प्रोग्रेस और डेवलपमेंट का सिंबल है। उसके हाथ में न्यू सेंचुरी का फ्लैग है, जो बताता है कि एक नया ज़माना शुरू हो रहा है। वो एक व्हील वाले पंख यानी विंग्ड व्हील पर खड़ी हैं। ये व्हील्स टाइम और स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब समय आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी प्रोग्रेस कर रही है। एंजल के पीछे बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री। ये सब उस टाइम के मॉडर्न इन्वेंशंस थे। बताता है कि ऑथर बताना चाहता है कि लोगों को लगता था कि मशीन्स और टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। सबको लग रहा था कि इन्वेंशन से दुनिया और बेटर बन जाएगी। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी is even more marked in a picture which appeared on the pages of Trade magazine over 100 years ago. उस टाइम लोग मशीन्स की बहुत तारीफ़ करते थे। हर जगह मशीन्स को प्रोग्रेस का सिंबल माना जा रहा था। इसी वजह से एक और पिक्चर पब्लिश हुई जिसमें 2 मैजिशियंस दिखाए गए। ये पिक्चर्स बताती हैं कि मशीन्स किसी जादुई चीज़ से कम नहीं लग रही थी। लोग सोचने लगे थे कि टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल चीज़ों को भी पॉसिबल बना सकती है। द टॉप इज़ अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट। पिक्चर में ऊपर वाला मैजिशियन अलादीन है। आप लोग ये साइड में पिक्चर देख सकते हैं। अलादीन को ईस्ट ओरिएंट का कैरेक्टर माना गया है। स्टोरी के हिसाब से अलादीन के पास एक मैजिक लैम्प था, जिससे वो पैलेस बना लेता था। यहाँ ऑथर कंपेयर कर रहे हैं कि पहले लोग मैजिक से इम्पॉसिबल काम करते थे, अब मशीन और टेक्नोलॉजी वही काम रियलिटी में कर रही थी। इसीलिए लोगों को टेक्नोलॉजी भी एक तरह मॉडर्न मैजिक लगने लगी। सो फ्रेंड्स, ओरिएंट आप लोग देख सकते हैं। ओरिएंट का मतलब क्या होता है? ओरिएंट का मतलब होता है यूरोप के ईस्ट यानी पूरब में जो कंट्रीज़ हैं, उन्हें पहले वेस्टर्न लोग ओरिएंट कहते थे। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया। वेस्टर्न लोग उस टाइम ओरिएंट को मिस्टीरियस और ट्रेडिशनल प्लेस मानते थे। पिछले पेज में हमने देखा था कि ऊपर अलादीन था। अब ऑथर नीचे वाले पर्सन के बारे में बताते हैं। नीचे वाला आदमी मॉडर्न मैकेनिक यानी इंजीनियर है। ये अपने मॉडर्न टूल्स और मशीन की हेल्प से नए नए वंडर क्रिएट कर रहा है, जैसे बड़े बड़े ब्रिजेस, शिप्स, हाई राइज बिल्डिंग, टावर्स। पहले अलादीन मैजिक लैम्प से काम करता था। आज के मैकेनिक मशीन्स और टेक्नोलॉजी से वही काम रियल लाइफ में कर देते हैं। इसलिए उस टाइम लोगों को लगता था कि मशीन्स भी किसी मैजिक से कम नहीं हैं। is shown as representing the east and the past. अलादीन को ईस्ट यानी ओरिएंट को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट पुराने ज़माने का सिंबल है और मैजिक और इमेजिनेशन को दिखा रहा है। वही मैकेनिक्स जो है वो वेस्ट यूरोप को रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडर्निटी और साइंस का सिंबल दिखाते हैं। मशीन्स और टेक्नोलॉजी से प्रोग्रेस दिखाता है। लैंग्वेज में अगर समझेंगे तो ईस्ट पुरानी सोच और मैजिक पर डिपेंड है और जो वेस्ट है वो साइंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। ये सारी पिक्चर्स मॉडर्न दुनिया को बहुत पॉजिटिव तरीके से दिखाती हैं। इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब है रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, न्यू इन्वेंशन, मशीन्स, फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्टीमशिप्स। इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री सिर्फ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस की स्टोरी लगती है। लोग सोचते थे कि मशीन डेवलपमेंट को शो करती है, फैक्ट्रीज प्रोग्रेस को और वही टेक्नोलॉजी बेटर फ्यूचर को शो करती हैं।
These images and association have now become part of popular imagination. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि आज भी जब हम डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले रेलवेज, फैक्ट्रीज़, बिग बिल्डिंग, ब्रिजेस, मशीन। क्या हम भी ये नहीं सोचते कि जितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ होंगी उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा? यानी आज भी लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोग्रेस का सिंबल मानते हैं। हाउ हैव दीज इमेजेस डेवलप्ड? यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ मशीन बनाना है? क्या हर चीज़ मशीन सोसाइटी के लिए अच्छी होती है? क्या हर चीज़ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लोगों की लाइफ इम्प्रूव करता है या कभी कभी उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंटल डैमेज, पुअर वर्किंग कंडीशन? यहाँ पर इन सब सवालों का आंसर समझने के लिए हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़नी होगी। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ब्रिटेन। सबसे पहले ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ, इंडिया, उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटिश रूल के टाइम इंडिया में इंडस्ट्रीज़ कैसे डेवलप हुई और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कैसे अफेक्ट किया। यही इस चैप्टर का मेन टॉपिक होने वाला है। हेडिंग बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले क्या था। Too often we associate industrialization with the growth of factory industries and so on. जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले फैक्ट्रीज़ आती हैं। हम सोचते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फैक्ट्री प्रोडक्शन देती है और इंडस्ट्रियल वर्कर फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं। इसीलिए ज़्यादातर हिस्ट्री बुक्स भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत फैक्ट्रीज से ही बताती हैं। प्रॉब्लम विद सच आइडियाज़। फैक्ट्रीज़ आने से पहले भी यूरोप और इंग्लैंड में लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि ये प्रोडक्शन फैक्ट्री में नहीं होता था, ये प्रोडक्शन लोगों के घर और विलेजेस में होता था। हिस्टोरियन इस पीरियड को बोलते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब है फर्स्ट स्टेज या अर्ली फॉर्म, मतलब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन। 17th और 18th सेंचुरी में यूरोप के मर्चेंट यानी व्यापारी विलेज में जाना शुरू कर दिए। वो विलेजर्स को पैसा देते थे, रॉ मटेरियल देते थे और बोलते थे कि उनके लिए गुड्स बनाओ। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड ट्रेड बढ़ रहा था, यूरोप नए नए कॉलोनीज़ बना रहा था, डिमांड बहुत फास्ट इंक्रीज़ हो रही थी, मर्चेंट को ज़्यादा माल बनाना था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो सिटीज़ में प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे थे। दिस वॉज बिकॉज हेयर अर्बन क्राफ्ट एंड ट्रेड गिल्ड वर पावरफुल। सिटीज़ में ट्रेड गिल्ड बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन थी। ट्रेड गिल्ड क्या करती है? ये आर्टिजन और क्राफ्ट्समैन की ऑर्गेनाइजेशन थी। ये डिसाइड करती है कि कौन बिज़नेस करेगा, कौन गुड्स बनाएगा, कितनी क्वांटिटी बनेगी, प्राइस क्या होगा और कंपटीशन कितनी होगी। ये नए मर्चेंट्स को बिज़नेस करने नहीं देती थी, इसीलिए मर्चेंट्स के लिए सिटीज़ में फैक्ट्रीज या वर्कशॉप खोलना बहुत डिफ़िकल्ट था। इन द कंट्री साइड पुअर पीजेंट्स एंड आर्टिजन बिगैन वर्किंग। अब मर्चेंट विलेजेस की तरफ चले गए। उस टाइम विलेजेस के पुअर पीजेंट्स और आर्टिजन की कंडीशन अच्छी नहीं थी क्योंकि ओपन फील्ड्स ख़त्म हो रहे थे। कॉमन लैंड्स को लैंडलॉर्ड ने एनक्लोज यानी घेर कर लिया था। कॉमन लैंड्स बंद हो गई। पहले विलेजर्स वहाँ से लकड़ी, सब्ज़ी, फ्रूट्स, घास, स्ट्रॉज फ्री में ले आते थे। अब उनकी ये इनकम भी बंद हो गई। छोटी ज़मीन, बहुत लोगों के पास सिर्फ छोटी सी लैंड थी, उससे पूरे फैमिलीज़ का खर्चा नहीं चल पा रहा था। इसीलिए जब मर्चेंट्स से उन्हें घर बैठकर काम करने का ऑफ़र दिया तो विलेजर्स ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स के लिए काम करके विलेजर्स को एक्स्ट्रा इनकम मिलने लगी। अब वो फार्मिंग के साथ साथ घर पर गुड्स भी बनाने लगे। यही सिस्टम बाद में प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम से फेमस हुआ। इन द कंट्री साइड एंड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। विलेजर्स यानी पीजेंट्स मर्चेंट के लिए काम करते हुए भी अपनी छोटी ज़मीन पर फार्मिंग कर सकते थे। इसके दो बड़े फ़ायदे थे। फार्मिंग से जो इनकम कम हो गई थी उसकी भरपाई यानी सप्लीमेंट मर्चेंट के काम से हो जाती थी। घर से सभी मेंबर्स यानी वुमेन्स, चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल भी काम कर सकते थे। इसीलिए पूरी फैमिली की अर्निंग बढ़ गई। मतलब फार्मिंग प्लस घर पर इंडस्ट्री का काम, इससे हमारी बेटर इनकम होने लगी। देन दिस सिस्टम अ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड बिटवीन द टाउन एंड द कंट्री साइड। अब टाउन्स और विलेजेस एक दूसरे से जुड़ गए। मर्चेंट्स टाउन्स में रहने लगे और प्रोडक्शन विलेजेस में होता था। एक कपड़ा यानी क्लोथ बनाने के लिए कई लोग मिलकर काम करते थे। स्टेप बाय स्टेप इसके प्रोसेस होते थे। मर्चेंट वूल स्टैपलर से वूल खरीदता था, वूल स्पिनर को दी जाती थी जो उसे यार्न यानी धागा बनाते थे। यार्न यानी वीवर्स के पास जाता था जो कपड़ा बुनते थे। फिर फुलर्स
कपड़े को साफ़ और फिनिश करते थे। उसके बाद डायर्स कपड़े को रंगते थे और लास्ट में कपड़ा लंदन भेजा जाता था जहां उसकी फ़ाइनल फिनिशिंग होती थी। फिर मर्चेंट उसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देते थे। ये प्रोसेस के उनके स्टेप्स थे। द प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम वॉज दस पार्ट ऑफ नेटवर्क। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बड़ा कमर्शियल नेटवर्क बन चुका था। इस सिस्टम को मर्चेंट कंट्रोल करते थे। प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में नहीं होता था, बल्कि हज़ारों फैमिलीज़ अपने घर पर गुड्स बनाती थी। हर स्टेज पर एक मर्चेंट के अंडर लगभग 20 से 25 वर्कर काम करते थे और एक बड़ा क्लोथ मर्चेंट 100 ऑफ वर्कर्स को कंट्रोल करता था। यानी फैक्ट्रीज नहीं थी, लेकिन प्रोडक्शन फिर भी लार्ज स्केल पर हो रहा था। Now coming to the next topic, the coming up of the factories. The earliest factories in England came up in the 1730s. इंग्लैंड में पहली बार फैक्ट्रीज 1730 के अराउंड बनी, लेकिन उस टाइम फैक्ट्रीज बहुत कम थी। 18th सेंचुरी के एंड तक फैक्ट्रीज की नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी। यहीं से फैक्ट्री सिस्टम का असली डेवलपमेंट शुरू हुआ। द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा वॉज कॉटन। नए इंडस्ट्रियल एरा का सबसे बड़ा सिंबल था कॉटन की डिमांड बहुत फास्ट बढ़ गई। कॉटन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बढ़ गई। 1760 में ब्रिटेन ने 2.5 मिलियन पाउंड्स रॉ कॉटन इंपोर्ट किया। 1787 में ये बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गया। सिर्फ 27 साल में कॉटन इंपोर्ट लगभग 9 गुना बढ़ गया। इसका मतलब था कॉटन इंडस्ट्रीज़ बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी। फैक्ट्रीज़ को और ज़्यादा रॉ कॉटन चाहिए था। ऑफ इन्वेंशन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बहुत सारी न्यू मशीन्स और इन्वेंशंस आई। ये मशीन्स प्रोडक्शन के हर स्टेप को फास्ट बनाने लगी, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। अब एक वर्कर पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकता था, मतलब टाइम कम लगा, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, स्ट्रॉन्ग और बेटर क्वालिटी यार्न बनने लगी। रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल। इंपॉर्टेंट इन्वेंटर थे रिचर्ड आर्कराइट। उन्होंने कॉटन मिल बनाई। इस इन्वेंशन ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कम्प्लीटली बदल दिया। पहले सब लोग अपने घर में काम करते थे, अब मशीन्स बहुत एक्सपेंसिव हो गई थी। हर इंसान मशीन नहीं खरीद सकता था, इसीलिए सारी मशीन एक ही बिल्डिंग यानी फैक्ट्री मिल में लगाई गई। वर्कर्स को घर से निकल कर फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इसी से फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। ये पिक्चर लैंकशायर कॉटन मिल की है। की लाइट्स डोर से चमकती थी, चिमनीज से स्मोक निकल रहा था। कॉटन मिल मॉडर्न डेवलपमेंट का सिंबल बन चुकी थी। उस टाइम लोग फैक्ट्रीज को प्रोग्रेस और मॉडर्नाइजेशन की निशानी मानते थे। टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। जब फैक्ट्रीज बनी तब पहली बार प्रोडक्शन के सारे स्टेप्स एक ही बिल्डिंग यानी फैक्ट्री के अंदर होने लगे। पहले क्या होता था कि स्पिनर अलग जगह होते थे, वीवर्स अलग जगह और डायर्स अलग जगह। अब फैक्ट्रीज में ही सब एक रूफ के नीचे काम करने लगे। इससे फैक्ट्रीज ओनर्स को बहुत फ़ायदा हुआ। वर्कर्स पर नज़र रखना ईजी हो गया, क्वालिटी चेक करना ईजी हो गया, लेबर को कंट्रोल करना ईजी हो गया और प्रोडक्शन और फास्ट हो गया। फैक्ट्री सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज था बेटर सुपरविजन और बेहतर कंट्रोल। In the early 19th century, factories increasingly became 19th सेंचुरी की शुरुआत में फैक्ट्रीज इंग्लैंड की पहचान बन गई। हर तरफ बड़े बड़े मिल्स, चिमनीज, मशीन्स, स्मोक देखने को मिलता था। लोग इन फैक्ट्रीज़ को देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाते थे। उन्हें लगता था कि ये ही असली प्रोग्रेस है। लेकिन एक प्रॉब्लम हुई, सब लोग सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज़ को देखने लगे और छोटी वर्कशॉप्स और घरों में होने वाला प्रोडक्शन भूल गए, जो अब भी चल रहा था। मेन आइडिया ये था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिर्फ फैक्ट्रीज़ तक लिमिटेड नहीं थी। फैक्ट्रीज़ के साथ साथ स्मॉल वर्कशॉप और होम इंडस्ट्रीज़ भी काम करती रही। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर 1857 की ये पिक्चर है। पिक्चर में आप देख सकते हैं हर तरफ चिमनीज़ है, स्मोक निकल रहा है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ दिख रही हैं। इसलिए मैनचेस्टर को उस टाइम इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता था। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। पेस का मतलब होता है स्पीड यानी गति, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन कितनी फास्ट हुई। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑथर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हुई थी और क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्रीज़ का बढ़ना था। इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे हुई और फैक्ट्रीज़ के अलावा भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर थी। फर्स्ट, द मोस्ट डायनेमिक इंडस्ट्रीज़ इन ब्रिटेन, कॉटन इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन के पहले फेज़ में यानी 1840s तक सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री कॉटन थी। इसी इंडस्ट्री ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को शुरू किया। आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1840s के बाद यानी रेलवे का डेवलपमेंट जब बहुत फास्ट हुआ तब रेलवे बनने के लिए ज़रूरी था। 1840s के बाद डेवलपमेंट बहुत फास्ट हुआ, रेलवे बनने की ज़रूरत थी, इसीलिए आयरन और स्टील
की इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। 1873 तक ब्रिटेन आयरन और स्टील एक्सपोर्ट करके लगभग $77 मिलियन कमाता था। ये अमाउंट कॉटन एक्सपोर्ट से भी डबल था। इसका मतलब पहले कॉटन इंडस्ट्रीज़ लीडर थी, बाद में आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। सेकेंड पॉइंट है कि न्यू इंडस्ट्रीज़ यानी फैक्ट्रीज़ ने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को तुरंत रिप्लेस नहीं किया। 19th सेंचुरी के एंड तक भी सिर्फ 20% से भी कम वर्कर्स मॉडर्न फैक्ट्रीज़ में काम करते थे। बाकी 80% से ज़्यादा लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ या घर पर काम करते थे। इवन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी बहुत सारा प्रोडक्शन फैक्ट्रीज़ के बाहर यानी डोमेस्टिक यूनिट घर में होता था। इसका मेन आइडिया ये था कि फैक्ट्री सिस्टम आया, लेकिन घर और छोटे वर्कशॉप का काम खत्म नहीं हुआ। थर्ड पेस ऑफ द चेंज ऑफ ट्रेडिशन इंडस्ट्रीज़, और कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल रुक नहीं गई थी। उन्होंने भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किए। छोटी छोटी इनोवेशंस की वजह से कई इंडस्ट्रीज़ ग्रो करने लगी, जैसे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पॉटरी, मिट्टी के बर्तन, ग्लास इंडस्ट्री, टैनिंग यानी लेदर बनाना, फर्नीचर मेकिंग। ये इंडस्ट्रीज़ बिना बड़ी मशीन्स के भी इम्प्रूव होती रही। इसका मेन आइडिया ये था कि हर इंडस्ट्री को स्टीम इंजन की ज़रूरत नहीं थी, छोटे इम्प्रूवमेंट से भी डेवलपमेंट हुआ। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल चेंज अकर्ड स्लोली। फोर्थ पॉइंट है कि टेक्नोलॉजी का स्प्रेड बहुत स्लो था, क्योंकि मशीन बहुत महंगी थी। हर बिजनेसमैन मशीन नहीं खरीद सकता था, मशीन्स जल्दी ख़राब हो जाती थी, रिपेयर करना भी एक्सपेंसिव था। बिजनेसमैन को मशीन्स पर पूरा ट्रस्ट नहीं था। उन्हें लगता था कि मशीन्स उतना फ़ायदा नहीं देती जितना इन्वेंटर्स क्लेम करते हैं, इसलिए नए इन्वेंशन को एक्सेप्ट होने में बहुत टाइम लगा। मेन आइडिया इसका ये था कि न्यू टेक्नोलॉजी तो आई, लेकिन सबने उसे तुरंत एक्सेप्ट नहीं किया। कंसीडर द केस ऑफ द स्टीम इंजन। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमन स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया। उसने 1781 में अपने नए इंजन का पेटेंट लिया। उसके फ्रेंड मैथ्यू बोल्टन ने उस इंजन को मैन्युफैक्चर करना शुरू किया, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि कई सालों तक कोई इंजन खरीदना ही नहीं चाहता था। बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन यूज़ हो रहे थे। उनमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज़ में और 9 वूल इंडस्ट्रीज़ में, और बाकी मिनिंग, कैनाल और आयरन वर्क में यूज़ हुए। और बाकी इंडस्ट्रीज़ ने स्टीम इंजन का यूज़ बहुत बाद में शुरू किया। इतनी पावरफुल मशीन होने के बाद भी लोग उसे जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। यही इस फोर्थ पेस का मतलब था। आज के हिस्टोरियंस कहते हैं कि 19th सेंचुरी के नॉर्मल वर्कर मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि क्राफ्टमैन, आर्टिजन, लेबर ज़्यादा कॉमन थे। यानी फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ट्रेडिशनल वर्कर की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा थी। आज के हिस्टोरियन कहते हैं कि 19th सेंचुरी का नॉर्मल वर्कर मशीन ऑपरेटर नहीं था, बल्कि क्राफ्टमैन, आर्टिजन, लेबर ज़्यादा कॉमन थे। यानी फैक्ट्रीज इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ट्रेडिशनल वर्कर की संख्या अभी भी बहुत ज़्यादा थी। अगर आप फिगर देखेंगे 1830s की स्पिनिंग फैक्ट्री है ये। यहाँ पर स्टीम इंजन की पावर से बड़े बड़े व्हील्स घूम रहे हैं। एक ही मशीन से 100 ऑफ स्पिंडल्स यानी धागा बनाने वाली मशीन एक साथ चल सकती थी। इससे प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज। लेबर एंड स्टीम पावर। इन विक्टोरियन ब्रिटेन देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन लेबर। विक्टोरियन ब्रिटेन यानी क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे वर्कर्स की कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे पुअर पीजेंट्स यानी गरीब किसान, वेगाबॉन्ड्स यानी जो बिना परमानेंट घर या काम के लोग गांव से सिटीज़ में जॉब ढूंढने आ जाते थे। इसीलिए इंडस्ट्रीज़ के पास वर्कर्स की लाइन लगी रहती थी। अब सोचो, अगर वर्कर्स बहुत आसानी से और कम सैलरी में मिल रहे हो तो फैक्ट्री ओनर एक्सपेंसिव मशीन्स क्यों खरीदेगा। मशीन्स बहुत महंगी थी उस टाइम पे, उन्हें लगाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए था। इसीलिए बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा सस्ती लेबर यूज़ करना और मशीन खरीदने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। इसका मेन आइडिया ये था कि लेबर ज़्यादा थे, इसीलिए मशीन्स की ज़रूरत हर जगह महसूस नहीं हुई। इन मैनी इंडस्ट्रीज़ द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। कुछ इंडस्ट्रीज़ में वर्कर्स की ज़रूरत सिर्फ कुछ महीनों के लिए होती थी, जैसे गैस वर्कर और ब्रीवरीज। विंटर्स ठंड के मौसम में डिमांड बढ़ जाती थी। बुक प्रिंटर और बुक बाइंडर्स। क्रिसमस से पहले बहुत बुक्स और कार्ड प्रिंट होते थे, इसीलिए एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती थी। यार्ड यानी वाटर फ्रंट। विंटर के टाइम शिप्स की रिपेयरिंग होती थी, इसीलिए टेम्प्रेरी वर्कर्स रखे जाते थे। इसीलिए फैक्ट्री ओनर्स करते थे परमानेंट मशीन खरीदने के बजाय सीज़न के हिसाब से वर्कर हायर कर लेते थे। काम खत्म, वर्कर्स को छोड़ देते थे। ये उनके लिए ज़्यादा सस्ता और अच्छा था। इसका मेन आइडिया ये था कि जहाँ डिमांड सीजनल थी वहाँ हैंड लेबर मशीन से ज़्यादा यूज़फुल थे। सी इन द पिक्चर, ये उन लोगों की है जो काम की तलाश में सिटी से सिटी घूम रहे हैं। कुछ लोग छोटा सामान बेच रहे हैं, टेम्प्रेरी जॉब ढूंढ रहे हैं। ये बताता है कि उस टाइम एम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं होती थी। हम लोग ये येलो बॉक्स में सोर्स ए को देख लेते हैं। विल थॉर्न, ये एक रियल वर्कर विल थॉर्न की स्टोरी है।
विल थॉर्न को पता चला कि लंदन में जॉब मिल सकती हैं। वो और उसके दोस्त पैदल लंदन चले आए। रास्ते में पैसे ख़त्म हो गए। कभी हेसैक यानी घास के ढेर में सोए, कभी पुराने शेड में रात बिताई, तो कई दिन तक उन्हें काम नहीं मिला। आखिर में उन्होंने ओल्ड केंट रोड गैस वर्क में अप्लाई किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिखाता है कि उस टाइम लोग जॉब के लिए बहुत स्ट्रगल करते थे। इसी वजह से इंडस्ट्रीज़ के पास वर्कर की कमी नहीं थी। रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विद हैंड लेबर्स। हर चीज़ मशीन से नहीं बन सकती थी। मशीन सिर्फ सेम साइज, सेम डिज़ाइन, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स को फास्ट बना सकती थी, लेकिन कस्टमर को कई बार स्पेशल और ब्यूटीफुल डिज़ाइन चाहिए होते थे, जैसे फैंसी फर्नीचर, डिज़ाइनर क्लोथ्स, डेकोरेटिव आइटम। ये सब स्किल्ड वर्कर्स ही बना सकते थे, इसलिए हैंड लेबर की डिमांड अभी भी बनी हुई थी। 500 varieties of hammers were produced and 45 kind of axes. These required human skill, not mechanical technology. इसमें यह है कि ब्रिटेन में एक ही टाइप का हैमर नहीं बनता था। उस टाइम पे 500 टाइप के हैमर्स यानी हथौड़े, 45 टाइप ऑफ एक्सेस यानी कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। हर टूल का शेप और साइज़ अलग होता था। मशीन एक जैसा प्रोडक्ट बनाने में अच्छी थी, लेकिन इतनी अलग अलग डिज़ाइन बनाना उनके लिए मुश्किल था, इसीलिए स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती थी। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस प्रेफर्ड थिंग प्रोड्यूस्ड बाय हैंड। विक्टोरियन ब्रिटेन के रिच लोग हैंडमेड प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि हैंडमेड चीज़ें बेटर क्वालिटी की होती हैं, सुंदर डिज़ाइन वाली होती थी, हर पीस यूनिक होता था, रिच स्टेटस का सिंबल माना जाता था। इसीलिए रिच लोग हैंडमेड फर्नीचर, क्लोथ और डेकोरेटिव आइटम खरीदते थे। मशीन मेड गुड ज़्यादातर कॉलोनीज़ में एक्सपोर्ट किए जाते थे। ब्रिटेन और अमेरिका का कंपैरिजन करते हैं। अमेरिका में वर्कर्स की कमी थी, इसीलिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने मशीन का ज़्यादा यूज़ किया। मशीन से कम वर्कर्स में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता था। वहीं ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में वर्कर की कमी नहीं थी, इसीलिए वहाँ हैंड लेबर को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। नाउ लाइफ ऑफ द वर्कर्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि वर्कर्स की लाइफ कैसी थी। द अबंडेंस ऑफ लेबर इन द मार्केट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ वर्कर्स। मार्केट में बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल थे, इसका वर्कर्स के लाइफ पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। जब भी किसी सिटी में जॉब की न्यूज़ आती, हज़ारों लोग वहाँ पहुँच जाते। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता था, हर किसी को जॉब नहीं मिलती थी। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंड ऑन। जब जॉब मिलना सिर्फ स्किल पर डिपेंड नहीं करता था। बहुत बार जॉब मिलती थी अगर कोई रिलेटिव फैक्ट्री में काम करते हो या फिर कोई फ्रेंड रिकमेंडेशन दे दे, यानी कॉन्टैक्ट, जान पहचान बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिनके पास कॉन्टैक्ट नहीं होते थे, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। ऐसे लोगों को वीक्स तक जॉब नहीं मिलती थी, तब तक वो ब्रिजेस के नीचे सोते थे, नाइट शेल्टर में रहते थे, बहुत गरीबी में दिन गुजारते थे। उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट थी। ये पेंटिंग होमलेस एंड हंग्री है। इसमें गरीब लोग शेल्टर के बाहर लाइन में खड़े हैं। ये लोग होमलेस हैं, भूखे हैं, रात गुजारने के लिए वर्क हाउस में एंट्री का वेट कर रहे हैं। वर्क हाउस में रहने से पहले मेडिकल चेकअप होता था, कपड़े साफ़ करवाए जाते थे और उनसे हार्ड लेबर भी करवाया जाता था। ये सब एक्सपीरियंस बहुत ह्यूमिलेटिंग यानी अपमानजनक माना जाता था। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। स्टेड इन नाइट रिफ्यूजीज़। जिन वर्कर्स को जॉब नहीं मिलती थी, उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती थी। कुछ लोग रहते थे नाइट रिफ्यूजीज़ में और कुछ कैजुअल वार्ड्स में। नाइट रिफ्यूजीज़ में प्राइवेट लोगों द्वारा चलाए गए टेम्प्रेरी शेल्टर्स वाले लोग रहते थे। वहीं कैजुअल वार्ड्स में गवर्नमेंट या फिर पुअर लॉ अथॉरिटीज़ के शेल्टर थे। ये जगह सिर्फ टेम्प्रेरी रहने के लिए होती थी। सीजनैलिटी ऑफ वर्क इन मैनी इंडस्ट्रीज़। बहुत से इंडस्ट्रीज़ में सीजनल वर्क होता था। बिजी सीज़न में वर्कर्स को काम मिलता था, लेकिन सीज़न ख़त्म होते ही काम भी ख़त्म हो जाता था। बहुत से वर्कर अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। कुछ लोग गांव वापस चले जाते थे, बाकी लोग सिटीज़ में छोटे मोटे और जॉब्स ढूंढते रहते थे। वेजेस इंक्रीज्ड सम वॉट इन द अर्ली 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के शुरू में वेजेस यानी सैलरी थोड़ी बढ़ी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वर्कर्स की लाइफ बेटर हो गई, क्योंकि प्राइसेस भी बढ़ गई थी। नेपोलियनिक वॉर के टाइम चीज़ें बहुत महंगी हो गई, इसलिए सैलरी बढ़ने के बाद भी लोग कम सामान खरीद पाते थे। इनकम सिर्फ सैलरी पर डिपेंड नहीं करती थी, ये भी इम्पोर्टेंट था कि साल में कितने दिन काम मिला है। अगर काम ही कम मिला तो टोटल इनकम भी कम होगी। मिड 19th सेंचुरी में भी लगभग 10% अर्बन पॉपुलेशन बहुत गरीब थी, और जब इकोनॉमी ख़राब होती थी, जैसे 1830s में 35 से 75% तक लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते थे, यानी रिसेशन के टाइम वर्कर्स की कंडीशन और भी बुरी हो जाती थी। वर्कर्स को डर था कि अगर मशीन्स आ गई तो उनकी जॉब्स चली जाएंगी, इसीलिए वो न्यू टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट हो गए। सबसे फेमस एग्जाम्पल था स्पिनिंग जेनी का। ये एक न्यू वर्ड है, जानते हैं स्पिनिंग जेनी है क्या। जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग
जेनी इन्वेंट की थी। पहले एक वर्कर एक ही स्पिंडल चलाता था, अब एक ही वर्कर एक साथ कई स्पिंडल चला सकता था। इससे प्रोडक्शन फास्ट हुआ, कम वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी। अब हम लोग सोर्स बी देखते हैं येलो बॉक्स में। ये एक रियल इंसिडेंट है 1790 का, जब स्पिनिंग जेनी वूल इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस हुई। वर्कर बहुत गुस्सा हो गए, उन्हें लगा अगर मशीन आ गई तो हमारी जॉब्स चली जाएंगी। इसीलिए कुछ वर्कर्स ने मशीन तोड़ने की भी कोशिश की। मजिस्ट्रेट और पुलिस को फैक्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए बुलाना पड़ा। बाद में वर्कर्स को समझाया गया और वो वापस चले गए। आप लोग ये डायग्राम देख सकते हैं, ये स्पिनिंग जेनी की ड्राइंग है। ध्यान से देखिए, एक बड़ा व्हील है, बहुत सारे स्पिंडल्स लगे हुए हैं। पहले एक वर्कर एक स्पिंडल चलाता था, बट अब एक वर्कर बहुत सारे स्पिंडल बना सकता था, इसीलिए प्रोडक्शन बहुत फास्ट हो गया। द वुलन इंडस्ट्रीज women who survived on hand spinning began attacking the new machines. This conflict over the introduction of Jenny continued for a long time. पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि स्पिनिंग जेनी की वजह से एक वर्कर एक साथ बहुत सारे स्पिंडल्स चला सकता था। इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट उन महिलाओं यानी वुमेंस पर पड़ा जो घर पर हैंड स्पिनिंग करके अपना गुजारा करती थी। जब स्पिनिंग जेनी आई, उन्हें लगा उनकी जॉब चली जाएंगी, उनके इनकम कम हो जाएगी। इसीलिए कई वर्कर्स स्पेशली वुमेंस ने न्यू मशीन्स का विरोध यानी अपोज किया और कुछ जगह उन्हें तोड़ने की भी कोशिश की। ये कॉन्फ्लिक्ट कई सालों तक चला। After the 1840s, building activity intensified in the cities. 1840 के बाद सिटीज़ बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगी। इस वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत बढ़ गया। नए प्रोजेक्ट शुरू हुए, जैसे रोड को वाइडन किया गया, नए रेलवेज स्टेशन बने, वे लाइन बढ़ाई गई, टनल्स बनाए गए, ड्रेनेज और सीवर सिस्टम बनाए गए, नदियों के किनारों को मजबूत किया गया। इन सब कामों के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी। इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में नए जॉब्स क्रिएट हुए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा ग्रो हुई। 1840s में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स की संख्या डबल हो गई और अगले 30 सालों में फिर से डबल हो गई। यानी जैसे जैसे रेलवे और ट्रांसपोर्ट बढ़े, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया। शुरू में मशीन से कुछ जॉब्स ख़त्म हुई थी, लेकिन बाद में नए इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने बहुत सारी न्यू जॉब्स क्रिएट की। अब आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं, अ शैलो अंडरग्राउंड रेलवे, लंदन 1868। पिक्चर में लंदन में अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो बन रही है। इसमें वर्कर्स हैं, ज़मीन खोद रहे हैं, टनल्स बना रहे हैं, ब्रिक्स और आयरन का काम कर रहे हैं। ये पिक्चर्स दिखाती हैं कि रेलवे कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे लेबर की ज़रूरत होती थी, इसीलिए कई लोग कंस्ट्रक्शन साइट से दूसरी साइट पर काम के लिए जाते रहते थे। इस वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एक वीडियो में इस चैप्टर को कवर करना थोड़ा सा मुश्किल है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।